नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस बुक 2 और चैप्टर 2 के पार्ट 2 को लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर और ये चैप्टर 2 है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिलेबस को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको चैप्टर को पढ़ना जरूरी है आपके नॉलेज के लिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पूरे डिटेल्स को। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को, वो था कि कांग्रेस का प्रभुत्व हमारे देश के अंदर इतना क्यों है, क्यों कांग्रेस इतना ज्यादा प्रभावशाली था हमारे देश के अंदर। उसके बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा किया था और सारे पॉइंट्स को आपको सही तरीके से समझाया था। तो आइए शुरुआत करते हैं उसके आगे के पॉइंट से। आज का जो हमारा पॉइंट है वो कहता है विपक्षी दलों का उद्भव और लोकतंत्र में उनकी भूमिका क्या थी। जो विपक्षी दल होता है पहले उसे समझ लीजिए। विपक्षी दल मतलब होता है एक ही देश में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है और जिस पार्टी की सरकार नहीं होती है, इन्हें समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन पार्टी की सरकार होती है और जिन पार्टी की सरकार नहीं होती है, तो ये जिन पार्टियों की सरकार नहीं होती है ना, इन्हें हम विपक्षी दल कहते हैं। ये पक्ष के विपरीत खड़ा रहता है और विपक्षी दलों को उंगली करता रहता है कि आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे काम कीजिए। तो ये विपक्षी दल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भारत में बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था है। यहाँ पे मतलब एक दल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का शासन है। यहाँ पे कांग्रेस भी है, केजरीवाल भी है, अखिलेश यादव भी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी भी है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय पार्टी है। इसलिए ये बहुत सारे दलों का पार्टी है, तो इसे हम बहुदलीय पार्टी कहेंगे। लेकिन यहाँ कई वर्षों तक भारत के अंदर आपको पता है कि आजादी के बाद कई सालों तक सिर्फ एक ही दल का प्रभुत्व रहा है। प्रभुत्व मतलब उसका वर्चस्व रहा है। भारत जब आजाद हो गया ना, तो उस समय जब आजादी हुई तो उस समय कांग्रेस का वर्चस्व इसलिए ज्यादा था क्योंकि कांग्रेस ही लगभग लोगों को यह दिखाती थी कि हमने आपको आजादी दिलवाई है, और इस कारण से लोग जो हैं वो सामने कांग्रेस को देखते थे, तो उन्हें लगता था कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद क्या हुआ, आजादी के समय बहुत से जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब आजादी हुआ या फिर आजादी से पहले या आजादी के समय 15 अगस्त 1947 के आसपास की बात है कि हमारे देश में कोई और पार्टियां नहीं थी। ऐसा नहीं था, हमारे देश में और भी पार्टियां थी कांग्रेस के अलावा जो जीवंत थी। जीवंत कहने का मतलब है सक्रिय था, उस समय काम कर रहा था लोगों के लिए। तो बहुत सारी और भी पार्टियां थी कांग्रेस के अलावा, जो भारत के आजादी के समय की बात कर ले या फिर आजादी से पहले की बात कर ले या फिर आजादी के बाद की बात कर ले, उसी आसपास में बहुत सारी और भी पार्टियां थी। तो ये जो इन्हीं जीवंत पार्टियों को जो कांग्रेस के अलावा थी, इसे हम विपक्षी पार्टी कहते हैं। अब देखिए, जो स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग ले रही थी, ये सिर्फ पार्टियां दिखाने के लिए नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए पार्टी नहीं थी। ये सारी पार्टियां चुनाव में भाग भी ले रही थी। आम चुनाव जो प्रतिनिधि के द्वारा, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जा रहा था, जो एमपी एमएलए चुने जा रहे थे, उसमें ये चुनाव में भाग भी ले रहे थे। इनमें से कई पार्टियों का अस्तित्व 1952 के आम चुनाव से पहले भी था। देखिए, हमारे देश में आजाद होने के बाद सबसे पहले जो चुनाव हुआ, जो मतदान हुआ, वो 1952 में हुआ। मैंने पहले के पार्ट में भी आपको अच्छे से बताया है। 1952 में पहला चुनाव हुआ और उस समय भी अस्तित्व में जो थी वो कई सारी पार्टियां थी और इनकी भूमिका 60 और 70 के दशक में ज्यादा है। 60 और 70 के दशक में ये छोटी छोटी पार्टियां थी या फिर कहिए जो विपक्षी पार्टी थी, जो अगेंस्ट में खड़ी थी कांग्रेस के, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। उन्होंने बहुत ज्यादा जनता के लिए काम किया है। इन पार्टियों की मौजूदगी ने स्वस्थ लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, जो लोकतंत्र के लिए जनता को जागरूक किया। देखिए, लोगों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को चला सकती है, लेकिन ये जो छोटी छोटी विपक्ष पार्टियां थी, वो आम नागरिकों को जागरूक किया कि आपके हक की लड़ाई के लिए हमने भी एक पार्टी बनाई है, आप हमें सपोर्ट करें। और लोकल पार्टियां जो है वो उन्हें सपोर्ट मांग के उनके लिए बेहतर काम करती थी। और इधर कांग्रेस को भी लगता था कि हमारे विपक्ष में पार्टियां हैं, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि अच्छे से अच्छा काम करके लोगों को लुभाना शुरू कर दिया, जिसे हम स्वास्थ्य लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं कि आगे की स्लाइड में कहता है, इन दलों की मौजूदगी ने, जब ये विपक्षी दल मौजूद थे तो इन्होंने क्या किया, हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अगर सिर्फ और सिर्फ भारत देश में कांग्रेस की सरकार होती, भारत देश में सिर्फ कांग्रेस होते, तो क्या होता, वो तानाशाह हो जाते।
वो मतलब अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते, क्योंकि उनको बोलने वाला टोकने वाला तो कोई होता नहीं। लेकिन ऐसे में जो ये छोटे छोटे विपक्षी दल थे, जो छोटे छोटे विपक्ष के लोग थे, विपक्ष पार्टियां थी, ये इन पे दबाव बना के रखती थी कि आप हमारे एरिया में काम नहीं कर रहे हैं, हम आवाज उठाएंगे, धरना पे बैठ जाते थे, हल्ला बोल देते थे। ऐसे में क्या होता था कि कांग्रेस जो है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं अकेला एक ताकतवर आदमी यहाँ पे रहूंगा और इस एरिया का मैं अकेला एक ताकतवर आदमी रहूंगा, तो ऐसे में क्या होगा, मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगा। लेकिन मेरे ही इतना ताकतवर आदमी कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो क्या होगा, वो मेरे को प्रतिस्पर्धा देगा, कंपटीशन देगा मेरे को, और कंपटीशन से क्या होता है कि हम सही तरीके से काम करने के लिए चल देते हैं। तो विपक्षी दलों ने शासन दल पर अंकुश लगा रखा। जो दल उस समय कांग्रेस हमारे भारत देश में शासन कर रहे थे, तो विपक्षी दल उन पर अंकुश लगा के रखते थे, उन्हें मनमानी करने से रोकते थे। और इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बदला और एक दल के प्रभुत्व का जोरदार चुनौती दी। देखिए जब ये इन्हें रोकते थे, अंकुश लगा के रखते थे, तो इससे क्या होता था, कांग्रेस के अंदर संतुलन बना रहता था। वो ज्यादा मनमानी नहीं करो भाई, क्योंकि हम भी विपक्ष में खड़े हैं, और लोगों को भी तो पता था ना कांग्रेस है और उसके विपक्ष में ये खड़ा है। तो ऐसे में यदि अगर कांग्रेस अपनी मनमानी करेगा तो क्या होगा, लोग जो जनता है उसको छोड़ के विपक्षी दल को चुन लेंगे। और ऐसा हुआ भी था केरल में, आपको याद होगा जब केरल के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और उसने गठबंधन में अपना सरकार बना लिया था। 126 सीट था टोटल केरल में, जिसमें से 60 सीट कांग्रेस को आए और इधर 65 और 66 सीट जो है वो सीपीआई को आ गया, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को आ गया, और वहां पर उनकी सरकार भी बन गई। तो इस तरह से आपने देखा कि जो छोटी छोटी पार्टियां थी, जो छोटे छोटे दल थे, वो कैसे सक्रिय थे हमारे भारत में, और कैसे ये सक्रिय हमारे आजादी से पहले भी थे। आजाद होने से पहले भी ये छोटी पार्टियां या फिर दूसरे दल की पार्टियां हमारे भारत में सक्रिय थी, जीवंत था। जीवंत मतलब काम कर रहे थे, आजादी के समय भी था और आजादी के बाद में भी था। इस तरह से आपने इन सभी स्लाइडों को सही तरीके से समझा है। आगे के पॉइंट में मैं आपको बताता हूं सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए सोशलिस्ट पार्टी भी समझना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है और आपके बुक में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। सोशलिस्ट पार्टी क्या है, तो देखिए सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जान लीजिए कि सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही टूट के निकला हुआ है। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस के अंदर से ही टूट के निकला हुआ है। कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता थे ना, जो जवान लोग थे, जो कॉलेज के छात्र थे, जो मतलब बिल्कुल अभी 21 से 22 या 25 या 30 साल के लोग थे, इन लोगों ने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन निर्माण खुद कांग्रेस के भीतर ही 1934 में युवा नेताओं ने एक टोली ने किया। ध्यान समझिएगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही एक युवा टोली ने, युवा छात्रों का संघ या युवा नौजवान कह सकते हैं, 1934 में किया था सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण का मात्र एक उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो समान रूप से व्यवहार करे, परिवर्तन लाए समाज में। इस कारण से उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया 1934 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अब देखा कि सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हो गया है, सोशलिस्ट पार्टी बन गई है हमारे अंदर से टूट के। उन्होंने 1948 में अपने पार्टी का एक संविधान बना दिया। अब देखिए संविधान से यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि देश का संविधान अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माई कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी पार्टीज, तो ये अंतर है इसमें, इसको समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन देश का अलग होता है हमारे संविधान का, लेकिन अगर बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी की ये है पार्टीज हैं, तो इनका भी कुछ संविधान होता है, कुछ नियम कानून होते हैं। अगर आप इन पार्टियों में जाएंगे ज्वाइन होने के लिए तो आपको इन्हीं संविधान के, इन्हीं रूल नियमों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो जो कांग्रेस का संविधान था, उन्होंने 1948 में अपने पार्टी संविधान में संशोधन किया, मतलब कुछ बदलाव किए। वो क्या था, उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेस सदस्य दोहरी सदस्यता नहीं ले सकता। अब दोहरी सदस्यता क्या है, कांग्रेस का सदस्य, ये सोशलिस्ट पार्टी किससे निकले थे, कांग्रेस के अंदर से निकले थे। कब निकले थे, 1934 में निकले थे। तो कांग्रेस ने 1948 में क्या किया, अपने पार्टी के नियम कानून में बदलाव कर दिया और कहा कि कांग्रेस की दोहरी सदस्यता कोई नहीं ले सकता। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में भी रहें, बीजेपी में भी रहें, आम आदमी पार्टी में भी रहें, ये तो अलग अलग पार्टियों में आप सदस्यता नहीं ले सकते, आपको किसी एक पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब ये सोशलिस्ट पार्टी के सामने एक बड़ा चुनौती आ गया कि भाई कांग्रेस ने तो ये बदल दिया, मजबूर हो गए। और मजबूर होने के बाद क्या किया इन्होंने कि
नेताओं ने मजबूरन 1948 में ही अपनी सोशलिस्ट पार्टी बना ली। पूरे मुद्दे को समझिए ध्यान से। शुरुआत में सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ, ये कांग्रेस के अंदर से ही युवा नेता सब निकल के एक सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया 1934 में। पार्टी बना लिया इन्होंने। अब कांग्रेस को लगा कि ये तो मेरे अंदर से ही दूसरी पार्टी बन रही है। 1948 में उसने अपने संविधान, पार्टी के संविधान में चेंज कर दिया कि आप कांग्रेस की दोहरी सदस्यता नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के लोग मजबूर हो गए। उन्होंने क्या किया, 1948 में अपना एक अलग ही पार्टी बना लिया, जिसका पार्टी का नाम रखा सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरह से आप सोशलिस्ट पार्टी के बारे में समझ गए। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। सोशलिस्ट विचारधारा के नेताओं द्वारा कांग्रेस की आलोचना। अब सोशलिस्ट पार्टी बन गया। मैंने पहले भी पार्ट में आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे, वो ऐसे नेता थे जो पूंजीपतियों का साथ देते थे, पैसे वाले का साथ देते थे, अमीरों का साथ देते थे। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई और कहा कि आप तो पैसे वालों का साथ देते हैं, गरीबों का साथ देते ही नहीं है, परिवर्तन लाते ही नहीं है, हमेशा पैसा वाले के पीछे गुड़गाते रहते हैं। वो कांग्रेस की आलोचना करते थे, शिकायत करते थे, उनको कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो। उनका शिकायत होता था सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। कहीं ना कहीं आप तो समझ रहे होंगे ना, सोशलिस्ट पार्टी कोई बाहर से तो आया नहीं था, सोशलिस्ट पार्टी खुद कांग्रेस के अंदर से निकला था। वे कांग्रेस को पूंजीवादी और जमींदारों के पक्ष की पार्टी कहते थे। जो बहुत ज्यादा पैसे वाले पार्टीज हैं उन पार्टी का, या फिर जो बहुत ज्यादा बड़े भूस्वामी हैं, जमींदार हैं, उनकी पार्टी बताते थे कांग्रेस के बारे में। समाजवादियों की को दुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने 1955 में घोषणा कर दिया कि उनका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है। 1955 में क्या हुआ, कांग्रेस ने भी कहा कि मैं भारत के अंदर समाजवाद लाना चाहता हूं, जबकि समाजवादी तो पहले ही इस पे काम कर रही थी। सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस का शब्द है, इसका मतलब समाजवादी होता है। तो यहाँ पे अब ये दुविधा में आ गया कि क्या कांग्रेस सही बोल रहा है, क्या कांग्रेस सही में समाज में परिवर्तन लाएगा, समाजवाद लाएगा। लेकिन उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता राम मनोहर लोहिया, आपने नाम जरूर सुना होगा, राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली। मतलब पहले तो ये कांग्रेस के नेता थे और आजादी में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। हमारे जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब से ये वहां के नेता थे। तो इन्होंने क्या कर लिया कि कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्योंकि ये समझ गए थे कि कांग्रेस के अंदर पैसे वाले पार्टीज के ज्यादा देख रेख होता है, पूंजीपतियों का ज्यादा देख रेख होता है, और दूरी बढ़ाई। और कांग्रेस की इन्होंने भी आलोचना किया। सर्वप्रथम कांग्रेस की आलोचना करने वाले राम मनोहर लोहिया ही थे, जिन्होंने कहा था इस पार्टी के अंदर पैसे वाले लोगों की गुणवत्ता देखी जाती है, इनके अंदर पूंजीपति लोगों का विचारधारा अपनाया जाता है। इस तरह से आपने सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा जो कांग्रेस की आलोचना हुई उसके बारे में जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे की स्लाइड में देखिए सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन। अब देखिए आगे चल के क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ 1934 में, फिर इन्होंने 1948 में खुद की पार्टी का मतलब बना लिया 1948 में। उसके बाद इनके नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना भी की। अब क्या हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी का भी विभाजन हो गया, कई अलग अलग टुकड़ों में सोशलिस्ट पार्टी टूट गई। कैसे? सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े इस प्रक्रिया में समाजवादी दल बने। इन दलों में जब सोशलिस्ट पार्टी टूटा तो उसे प्रजा पार्टी एक आ गया, मतलब एक प्रजा पार्टी आया, जनता पार्टी आया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम आया। ये 4-5 पार्टियां जो हैं वो इन्हीं पार्टियों के अंदर से टूट के बाहर आए हैं। और देखिए जयप्रकाश नारायण, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे, जो मैं आपको 6th चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो 6th चैप्टर में आपको यह बताया गया है कि जेपी नारायण का हमारे भारत में राजनीति में कितना ऊंचा कर था, बहुत ही मान प्रतिष्ठित वाले व्यक्ति थे। इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो इधर ये नेताओं की अगर बात कर ली जाए, अगर इधर सोशलिस्ट पार्टी जो टूटा था उनके विभाजन के बाद जो उनके दिग्गज नेताओं की बात कर ली जाए तो उसमें जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव। अच्छा, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में अगर बात मैं कर लूं तो ये आचार्य नरेंद्र देव जो हैं ये संस्थापक भी हैं। संस्थापक समझते हैं, इन्होंने ही सोशलिस्ट पार्टी को बनाया था, समाजवाद पार्टी को बनाया था, इनका निर्माण किया था। किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने। राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी जैसे दिग्गज नेता हमारे इस पार्टी में थे। इस पार्टी में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का था, मतलब ये इसमें मौजूद थे। समाजवादी दलों के नेताओं के प्रमुख थे,
मौजूदा दलों में समाजवादी पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड जनता दल, सेक्युलर और सोशलिस्ट पार्टी की छाप है। अभी के समय में जो आप देख रहे हैं समाजवाद पार्टी या भारतीय, नरेंद्र मोदी के बारे में तो जानते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी के पार्टी का नाम है ना भारतीय जनता दल पार्टी, उस पे भी कहीं ना कहीं इसी समाजवाद पार्टी की छाप है। कहीं ना कहीं इन दोनों के विचारधाराएं आपस में मिलते हैं। इनका विचार ही था यही, इनका विचारधारा ही यही था कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान महत्व दो, बराबर का अधिकार दो, और इस तरह से यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया। एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट ध्यान से समझ लीजिए कि सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन जो हुआ उसमें कौन कौन सी पार्टियां आई। तो पहला था किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जनता पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये सारे पार्टीज थी जो इसके लिए टूट के आई थी सोशलिस्ट पार्टी से। और इनके जो प्रमुख नेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव जो संस्थापक भी थे, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी। ये सारे वो दिग्गज नेता थे जो सोशलिस्ट पार्टी के अंदर काम कर रहे थे। इस तरह से आपने सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन भी देख लिया कि कई कई टुकड़ों में सोशलिस्ट पार्टी टूट चुका है। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कांग्रेस की स्थापना। देखिए, जिस कांग्रेस को आज हम अपने देश में 70 वर्षों से देख रहे थे शासन करते हुए, जिनकी मौजूदा हालत इतनी खास्ता है, इतनी खराब है कि इनके 28 और 35 सीट ही है पूरे भारत देश में, एमएलए और एमपी में, और इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वर्तमान में सोनिया गांधी और उनका पुत्र पप्पू दोनों इसमें काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। लेकिन अभी के माहौल में अगर आप बात कर ले तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस के बारे में भी जानना जरूरी है कि कब इसका निर्माण हुआ, कब इसको बनाया गया। तो बात है कांग्रेस का जन्म 1885 में ही हो गया था, मतलब आजादी से बहुत पहले हो गया था। 1885 में ही कांग्रेस का जन्म हो गया था। कांग्रेस का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, ये एक रिटायर्ड अंग्रेज ने किया था। इनकी स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेजी पदाधिकारी ने किया था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। कब किया था? 1885 ईस्वी में। अब देखिए क्या था ये, उस समय जब कांग्रेस का निर्माण हुआ ना, उस समय यह एक नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों के हित के समूह से भरी हुई थी। ये जब निर्माण हुआ कांग्रेस का तो ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं था। उस समय के जो अशिक्षित लोग थे, व्यापारी लोग थे, या फिर कह सकते हैं जो कामकाजी डेली बेसिस पे काम करने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए, इनके हितों को बढ़ाने के लिए, इनके लिए आवाज उठाने वाला, इनके अच्छे व्यवस्था को लाने वाला ये एक संस्था था कांग्रेस, जिसका नाम आज हम राजनीतिक पार्टी में लेते हैं। वो 1885 में इसका निर्माण हुआ। ए.ओ. ह्यूम नामक एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर ने इसका निर्माण किया, और इसको बनाया गया था एक संस्था के रूप में, जिसका काम था कि डेली काम करने वाले व्यापारी लोग और जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जो अभी अभी पढ़ लिख के आए हैं उनको रोजगार देने का काम था, उनके अच्छे भविष्य को बनाने का काम करता था। देखिए इसके बाद है, लेकिन 20वीं सदी की बात है। 20वीं सदी में क्या हुआ, यह एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। मतलब जनता ने किसी आंदोलन का रूप, इसके अंदर जो लोग थे ना वो अंग्रेजों से आजाद होने के लिए लड़ाइयां लड़ने लगे। इस कारण से कांग्रेस का कद बढ़ गया, जन आंदोलन का रूप ले लिया, और धीरे धीरे यह पार्टी एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी के रूप में ले लिया। देखिए जो पार्टी का निर्माण एक संस्था के रूप में हुआ था, धीरे धीरे उसमें जनता जब जुड़ते गए तो वो एक जन आंदोलन के रूप में उभरा, और बाद में जाके एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया कांग्रेस। ध्यान समझिएगा। और जल्द ही राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ, अब वहां के लोगों ने, वहां के सुप्रीमो ने राजनीतिक व्यवस्था में जो पॉलिटिक्स है हमारे भारत का, उसमें अपना दबदबा भी कायम कर लिया, क्योंकि इतने लोग जुड़ गए ना इसके अंदर, कांग्रेस के अंदर इतने लोग जुड़ गए कि इसका दबदबा आ गया। और फिर अब ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। अब कहते हमको आजादी चाहिए। कांग्रेस का दबदबा अब राजनीतिक रूप से उभर के आ गया। अब ये राजनीतिक पॉलिटिक्स में काम करने लगे। इनमें सभी विचारधारा के लोग थे, सभी विचारधारा, गरमपंथी, नरमपंथी, दक्षिण धर्मपंथी। तो ये जितने विचारधारा है ना, वामपंथी, पूंजीपति, समाजवादी, जो भी थे वो सभी का स्वागत था कांग्रेस में। सभी लोग इसमें थे। क्रांतिकारी भी थे, शांतिवादी भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल थे, गरमपंथी थे, नरमपंथी थे, दक्षिणपंथी थे, वामपंथी थे, और अनेक राजनीतिक विचारधारा के लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि सिंगल पार्टी थी कांग्रेस उस समय। हमारे भारत में उस समय इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, इसमें सभी शामिल होते गए, सब घुसते चले गए इसमें।
और ये बाद में जाके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले लिया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, भैया हमें अब चाहिए आजादी, हमें आजादी दो। इस तरह से आपने कांग्रेस के अस्तित्व के बारे में जाना। सबसे पहले 1885 याद रखना है, 1885 में एक रिटायर्ड अंग्रेज जनरल ने कांग्रेस की स्थापना किया जिसका नाम था SMO ह्यूम। शुरुआत में ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कोई ये लड़ाई की पार्टी नहीं थी, ये एक संस्था था। एनजीओ समझते हैं ना, एनजीओ की तरह एक संस्था था जिसका निर्माण नव शिक्षित वर्गों के लोगों के लिए किया गया। नव शिक्षित मतलब कि नए नए जो पढ़े लिखे लोग आए हैं, व्यापारी के लिए, कामकाजी के लिए, उनके उच्चतर भविष्य को बनाने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए ये संस्था का निर्माण हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोग इसमें घुसते गए और ये आंदोलन के रूप में ले लिया और आगे जाके ये अपना वर्चस्व राजनीति में ले आया और ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरा। और बाद में आपने देखा कि इसमें बहुत तरह के अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हुए। सबने कहा कि सबका तो पहले, अब हमारे घर में हमारे आपस में लड़ाई चल रहा है, 10 व्यक्ति हैं अपने घर में, 10 में लड़ाई चल रहा है और भूखे हैं हम सभी सबसे पहली बात क्या है, भूखे हैं। अब 10 लोग का है, लड़ाई चल रहा है, आपस में हम लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर से खाना आया तो क्या होगा, हम पहले 10 खाएंगे तब ना लड़ेंगे। तो वही हुआ कि हमें तो यहाँ पे लड़ना था अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसमें जितने भी सोच विचार के लोग थे वो सब इसमें शामिल हो गए, सब शामिल हुए और ये बाद में जाके राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा। तो इस तरह से आपने कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का विचार, कांग्रेस को किसने बनाया, कितने दल थे, कितने विचार के लोग इसमें शामिल थे, सभी के बारे में जान लिया। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन भर काम आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अच्छा यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो समझने योग्य बातें इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है। केरल पहले नंबर पे आता है। केरल में आज भी आजादी के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व है केरल में। रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर 1920 के दशक में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। रूस की क्रांति क्लास 9 याद होगा, बोल्शेविक क्रांति उसी को कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। रूस की क्रांति क्लास 9 चैप्टर 2 उसे ही हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। 1920 के दशक में वहां के विचारों से कुछ लोग प्रेरित हो गए, कुछ लोगों के दिमाग में वहां का विचार अच्छा लगने लगा, वो हमारे भारत में इसी सोच के साथ शासन करना चाहते थे। ध्यान से समझिएगा, रूस के बोल्शेविक क्रांति जिसे हम रूस की क्रांति भी कहते हैं, 1920 के दशक में भारत के विभिन्न हिस्सों में इससे लोग प्रेरित हो गए, क्या कि बहुत अच्छा है, साम्यवादी है, रूस में साम्यवादी शासन है, हमारे भारत में भी लाओ, हमारे भारत में भी अच्छा आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि समाजवादी अलग है, साम्यवादी अलग है। अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है तो हमारे दूसरे वीडियोज हैं जिसमें हमने समाजवादी और साम्यवादी के बारे में विस्तार से बताया, आप उन वीडियोज को देखिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर अभी आप यहाँ पे समाजवादी और साम्यवाद पढ़ाने लगे तो आपका ये चैप्टर का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अब ये जो 1920 के दशक में वहां पे बोल्शेविक क्रांति से कुछ लोगों का विचार वहां से मिलने लगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे भारत में भी ऐसे विचार लाओ, हमारे भारत में भी ऐसे ही शासन करो, अच्छा है, रूस के लिए अच्छा है, हमारे भारत के लिए भी अच्छा होगा। 1935 में साम्यवादियों ने कांग्रेस के दायरे में रहकर कार्य किया। साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो 1935 में कांग्रेस में ही थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे लोग जुड़ते गए, सारे विचारधारा के लोग जुड़ते गए। 1935 में भी साम्यवादी विचारधारा के लोग कांग्रेस के दायरे में ही रह के काम कर रहे थे। कांग्रेस से ये साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। 1941 दिसंबर का महीना साम्यवादी कांग्रेस से अलग हो गए। 1935 से कंटिन्यू साम्यवादी विचारधारा के लोग कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 1941 के दिसंबर में क्या हुआ, ये कांग्रेस से अलग हो गए। और इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मन के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन का समर्थन देने का फैसला किया। साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित हुए थे। इन्होंने कहा कि जो भैया जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है ब्रिटेन, उसके साथ जाओ। साम्यवादी विचारधारा के रूप में ये समर्थन दे रहे थे ब्रिटेन को। ब्रिटेन समझते हैं ना, जिसने हमारे ऊपर इतना दिन राज किया, हमको गुलाम बना के रखा लगभग 200 सालों तक। अंग्रेज हमारे यहाँ 200 सालों तक रह गया, बहुत लंबा शासन किया हमारे ऊपर, 3-4 पीढ़ी खा गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या था, कहां से इसका दिमाग चल रहा था, रूस से चल रहा था। बोल्शेविक क्रांति 1920 की सदी, 1934 तक ये कांग्रेस के साथ था। 1941 दिसंबर के महीने में ये कांग्रेस से अलग हो गया और कहा कि
यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, दिस डैट मत करो। जो जर्मन के खिलाफ ब्रिटेन लड़ रहा है उस ब्रिटेन का साथ दो, क्योंकि इनका तो दिमाग अलग ही लेवल पे चल रहा था, भारत को छोड़ के रसिया के दिमाग से चल रहे थे। ठीक है, अपना अपना सोच है, लेकिन अभी तक ये सब कांग्रेस में ही अंदर थे, कांग्रेस के अंदर ही सारे विचारधारा के लोग थे। धीरे धीरे ये टूट रहे हैं। पहले कौन टूटा? समाजवाद टूट गया, अब इधर कम्युनिस्ट निकल गया। अब कम्युनिस्ट में भी एक कम्युनिस्ट एम मार्क्सवाद एक बहुत ही आप कह सकते हैं विचारक थे, विचारक मार्क्सवाद का विचारधारा आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ा है तो उसका भी वीडियोज है, उसके वीडियोज को भी देखें। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि विचारधारा क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा क्या था, कैसे सोच थी उनके, किन विचारों से वो काम कर रहे थे। तो अन्य गैर कांग्रेस पार्टियों की तुलना में, बहुत सारी पार्टियां थी, अन्य गैर कांग्रेस पार्टियों की तुलना में कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया आजादी से पहले भी बहुत सारी पार्टियां थी ना हमारे भारत में, जो जीवंत था, काम कर रहा था। ऐसी ही कुछ पार्टियां थी कांग्रेस पार्टियों की तुलना में। यहाँ पे मैं सीपीआई की बात कर रहा हूं, जो क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास सुचारू मिशनरी कैडर और समर्पित कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर थे कांग्रेस की तरह क्या क्या था, तो मिशनरी थी, मशीनें थे इनके पास, और कैडर था, समर्पित कार्यकर्ता, इनके लिए कार्य करने वाले को हम कार्यकर्ता कहते, कार्यकर्ता था। इस पार्टी का मानना था, ये ऐसा मानते थे कि देश जो 1947 में आजाद हुआ है वो सच्ची आजादी नहीं है। हमारा भारत जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ वो सच्ची आजादी नहीं है। कौन मानता था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनका मानना था कि हमारा भारत अभी सच्ची आजादी मतलब आजाद हुआ ही नहीं है। इस विचार के साथ पार्टी तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दे। देखिए ये गलत चीज है, अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो इसके लिए आप हिंसा का सहारा लेते हैं तो ये गलत चीज है। इन्होंने किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक लड़ाइयां लड़वा दी, वहां के लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। ये तो गलत बात है ना, एक ही देश के अंदर तुम एक पार्टी हो और हमारे देश की अखंडता को तोड़ रहे हो, खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए इन तेलंगाना में इन्होंने हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया, और लेकिन यहाँ पे इन्होंने जनता का सपोर्ट हासिल नहीं किया, जनता इनको नहीं चुनी, और बाद में चल के क्या हुआ, हमारे सैन्य शक्ति ने, मिलिट्री ने इनको दबा दिया, इनको नीचा कर दिया, इनके इस हिंसक झड़प को बंद करवा दिया। इस तरह से आपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधाराओं को जाना, इन्होंने जो हिंसक झड़प करवाया तेलंगाना के अंदर उसको समझा, कैसे इस झड़प को हमारी भारतीय सैन्य शक्ति ने समाप्त किया उसको जाना। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। आगे की स्लाइड में हमारा कहता है 1951 में साम्यवादियों ने, साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति से प्रेरित थे ये, इन्होंने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, एक तो अच्छा काम किया इन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंसक रास्ता छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा वाला रास्ता छोड़ दिया, और आने वाले चुनावों में भाग लिया, चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट को उतारा कि आओ चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती, 16 सीट ही आया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। लेकिन फिर भी इसके बाद ये दूसरा सबसे विपक्षी बड़ा पार्टी बन गया, क्योंकि इससे ज्यादा सीट किसी और के पास था ही नहीं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। इस दल को ज्यादा समर्थन कहां है, देखिए राज्य देखिए कि कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन कहां के लोग इसे पसंद करते हैं। आंध्र प्रदेश में पसंद करते हैं, पश्चिम बंगाल में पसंद करते हैं, बिहार में पसंद करते हैं, केरल में पसंद, केरल में तो भैया इन्हीं का छाप है, इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इनका वहां पे वर्चस्व है, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व है। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से AK गोपालन, एस ए डांगे, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदरैया के नाम लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे सुप्रीमो नेता की बात की जाए ना, सबसे ऊपर वाले नेता की बात की जाए कि जिन्होंने इसे बनाया है, जो इनके कद को लेके आगे चल रहे हैं, तो उनके नाम में AK गोपालन, SA डांगे, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदरैया के नाम लिया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व केरल में इतना है कि पहले मुख्यमंत्री ही गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में केरल में इसी पार्टी के बने थे। मैंने आपको बीच में ही बताया था ना, 126 सीट था, 60 सीट कांग्रेस को आया, बाकी सीट कम्युनिस्ट पार्टी ले गया, और कम्युनिस्ट पार्टी ले गया और वहां पे सरकार बन गई, वहां के मुख्यमंत्री बन गया कम्युनिस्ट पार्टी के। लेकिन इस पूरे विचारधारा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जल गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विचलित हो गए, अगर भैया पूरे देश में हमारा सरकार है,
एक केरल में ये सरकार कैसे नहीं बना, और केरल में सरकार नहीं बना, बेचारा विचलित हो गया, टेंशन में आ गया। टेंशन में आने के बाद उन्हें गलत कदम उठा लिया। अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत उन्होंने वहां की सरकार को अयोग्य ठहराकर उनके सीट से उतार दिया। गलत किया, बेईमानी की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि वहां की सरकार में ऐसा कोई गलती नहीं था, इनको बस ईगो हर्ट हो गया था। इनके ईगो हर्ट के कारण उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 356, तो पहले अनुच्छेद 356 समझ लीजिए क्या होता है। अनुच्छेद 356 ये कहता है कि किसी राज्य की सरकार अगर राज्य की सरकार को चलाने में सही नहीं है, अक्षम है, या फिर उसमें कोई त्रुटि है, तो उसे हटाकर वहां पे दूसरी सरकार ले आओ। इन्होंने गलत इस्तेमाल किया इस अनुच्छेद का और वहां की सरकार को हटा के अपनी सरकार बना ली। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर को आपने समझा, पूरा चैप्टर का पूरा ब्रह्मांड मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्लाइड में आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।